आज मैं जसवंत भाई जो जाने माने देश के हमारे पत्रकार हैं, भड़ास फॉर मीडिया के संस्थापक हैं, आज मैं उनसे कुछ मेरे मन में बहुत दिनों से सवाल चल रहे थे, तो आज आपसे जसवंत भाई कुछ चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, स्वागत है उमेश जी। पत्रकारिता के क्षेत्र में आप कैसे आए और क्या देखते हैं इसको? पत्रकारिता के क्षेत्र में मेरा आना बिल्कुल अनप्लान्ड था, कोई योजना नहीं थी, कोई उसके लिए पहले से सोच नहीं थी। मैं मूलतः एक छात्र नेता के बतौर बीएचयू में सक्रिय था। तो ये हुआ कि बीएचयू में एक कोर्स कर लेते हैं, तो क्या करें। तो उसमें आनंद प्रधान जी जो बीएचयू के अध्यक्ष बाद में हुए, उन्होंने सजेस्ट किया कि पत्रकारिता कोर्स ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो ऑलरेडी पत्रकारिता विभाग में पीएचडी कर रहे थे। तो इस तरह से मेरा पत्रकारिता विभाग में दाखिला हुआ। पत्रकारिता विभाग में पढ़ाई लिखाई शुरू की, छात्र राजनीति भी करता रहा, और जब वहाँ से मुक्त हुआ तो मैं सीधे दैनिक जागरण लखनऊ पहुँच गया। लखनऊ गया, वहाँ दैनिक जागरण में फिर जॉब मिली, और वहाँ पे अनिल यादव जी जो अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार हुआ करते थे उन दिनों, उनके साथ मैं कुछ दिन उनके साथ रहा, और उनकी ट्रेनिंग से मेरी थोड़ी पत्रकारी जो लिखा पढ़ी है शार्प हुई, एक समझ डेवलप हुई, फिर मेरा रास्ता शुरू हो गया। आज के दौर में पत्रकारिता को आप कैसा देखते हैं? आज के दौर में पत्रकारिता बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स माने जो है कि माध्यम बहुत सारे हो गए हैं। पहले सिर्फ अखबार था, फिर टेलीविज़न आया, अब डिजिटल जर्नलिज्म एक महासमुद्र है जिसमें ऑडियो है, यूट्यूब है, ट्विटर है, सोशल मीडिया है। तो इसमें आईटी सेवाएं भी है, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की अपने अपने जर्नलिस्ट हैं, अपने अपने उनके जो है कार्यसेवक हैं। तो आप ये कहिए कि पत्रकारिता कितनी हो रही है ये ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सरकारों ने मुख्य धारा की मीडिया को लगभग बंधक बना लिया है। उनको इतना ऑब्लाइज किया है, इतना पैसे दिया है, या इतना डराया हुआ है, इतना दबा के रखा है कि जैसे भी आपने देखा कि दैनिक भास्कर ने कुछ सच छापने की कोशिश की तो एकदम से उसका रेड वेट पड़ गया जी। और अब वो लोग शरणागत हैं, और वो लोग बिल्कुल जो है मोदी जी की, अमित शाह की तारीफ में जो है पन्ने निकाल रहे हैं। इन लोगों के बर्थडे पे जो है कैसे कैसे जो है फ्रंट पेज पे छपा विज्ञापन। आज सर 15 साल पहले ही आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म लाया था, और आज सब लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ, हर लोग जिले वाइज करीब हमको लगता है 20-25 हर छोटे छोटे पोर्टल हो गए हैं। इसको आप क्या हाँ, हम लोगों ने जब हिंदी ब्लॉगिंग शुरू हुई, जब फॉन्ट ऐसे आ गए यूनिकोड में कि अब वो कहीं भी बिना फॉन्ट डाउनलोड इंस्टॉल करने के आप सीधे कुछ भी हिंदी में लिखो और अगला बंदा वहाँ देख सकता है हिंदी में। ये सुविधा जब शुरू हुई, दुनिया में एक तरह से कॉमन कोडिंग शुरू हो गई जो है लैंग्वेज की, तो फिर हिंदी ब्लॉग बने। हिंदी ब्लॉग में हम लोगों ने भी एक भड़ास नाम से ब्लॉग बनाया। उसमें मैं दैनिक जागरण और आई नेक्स्ट में था। तो फिर उसी समय अचानक कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि मुझे दैनिक जागरण से निकाल दिया गया, और फिर मैं एक मार्केटिंग कंपनी में नौकरी करने लगा। भड़ास ब्लॉग जो कि कम्युनिटी ब्लॉग था, काफ़ी पॉपुलर हुआ। तो उसमें लगा कि हम तो जॉब फिर कर लेंगे, क्यों ना एक भड़ास-मीडिया.com नाम से एक ऐसा पोर्टल शुरू किया जाए जिसमें सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री की खबरें हों, क्योंकि भड़ास ब्लॉग जो था उस पर मीडिया के बारे में जो कुछ लोग लिखते थे उसे खूब पढ़ा जाता था जी। तो मुझे लगा कि मीडिया के बारे में लोगों के अंदर जानने की बड़ी इच्छा है। कि आज भी आपका भड़ास जो है, हमको लगता है कि हर मीडिया वाले पहले अपने पोर्टल पे रखते हैं, जैसे मुख्य पेपर वाले तो जरूर उसको खोलते हैं, देखते हैं। मीडिया की सूचनाएं देने वाले बड़े सीमित माध्यम हैं, और ज़्यादातर जो माध्यम हैं वो मैनेजमेंट फ्रेंडली है, माने वो मैनेजमेंट की पक्ष में छापते हैं। तो आमतौर पे आम पत्रकारों की या कंटेंट की बात नहीं आ पाती है। तो भड़ास एक ऐसा प्लेटफार्म है जो अभी भी 1.5 दशक के दौरान भी एंटी मैनेजमेंट है और प्रो जर्नलिस्ट है। हम जर्नलिज्म की बात करते हैं, जर्नलिस्ट की बात करते हैं, इसलिए वो लोग, कई लोग न चाहते हुए भी देखते हैं, और बहुत ढेर सारे इसके चाहने वाले हैं जो देखते हैं। आप सर विदेश में भी पत्रकारिता के क्षेत्र में गए हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के साथ। वहां के पत्रकारिता में यहाँ की पत्रकारिता में क्या अंतर आपने पाया? नहीं, मैं तो एक बस संयोग था कि एक ऐसा अवसर आया कि मुझे भी कहा गया, तो मैं बिल्कुल लपक के तैयार हो गया, क्योंकि मेरे जीवन के 2-3 सपने रहे हैं, जिसमें एक सपना विदेश जाना भी था। तो मुझे लगता है कि एक अवसर मिला, तो उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब के साथ उसमें जो वो भी गाजीपुर के ही, हाँ, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन चल रहा था वेनेजुएला में जी। उसमें एक सरकारी जो पूरी टीम थी उसके साथ जो है जर्नलिस्टों के साथ मुझे भेजा गया। तो जब मैं जहाज़ में बैठ गया, जहाज़ उड़ गया, तब मुझे भरोसा हुआ कि हाँ मैं भी वाकई जा रहा हूँ, क्योंकि लगता नहीं था कि मतलब जो है कोई भड़ास वाले को इतना जल्दी एक्सेप्ट करेगा।
लेकिन होता है कई बार चीज़ें अप्रत्याशित तौर पे हो जाती है। क्या अनुभव रहा सर वहाँ का? और देखिए, मैं सही बताऊं तो वहाँ पे मैंने पत्रकारिता क्या होता है इस पर बहुत कम शोध दिया। वेनेजुएला की दारू कैसी है, वहाँ पे क्या क्या होटल में उपलब्ध है, वहाँ की लोकल दारू कैसी है, वहाँ क्या बोलते हैं, वहाँ क्या समस्याएं हैं, उस देश में कैसे शासन चलता है, क्योंकि कम्युनिस्ट शासन है वहाँ पे जो है। तो ये सब चीज़ों में मैं ज़्यादातर रहा। मैं इसका जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन चल रहा था, उसका जो मीडिया सेंटर था उसमें जाता था, घूमते टहलते चला आता था कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, देख रहे हैं। क्या बात है। मेरी बहुत वहाँ पे रुचि नहीं थी पत्रकारिता समझने में, मेरी रुचि उस देश की लोकल पेय पदार्थों को सीखने में थी। आजकल सर आप पत्रकारिता से अलग इतर होकर के आप ज्यादातर अपना समय एकांतवास में बिता रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? पहले भी एकांतवास था। पहले जो एकांतवास था वो नोएडा में बैठ के एकांतवास था, दिल्ली में बैठ के एकांतवास था। पोस्ट कोरोना जो इरा है उसमें प्लस टेक्नोलॉजी का जो फैलाव है उसने हमको ये मौका दे दिया है कि हम अब गाजीपुर के अपने आश्रम में भी आके जो है हम भड़ास चला सकते हैं और जीवन जी सकते हैं। तो इसे यूँ कहिए कि हमने टेक्नोलॉजी के साथ अपने को अपग्रेड किया और बजाय महानगर की भीड़ भाड़ और प्रदूषित हवा में रहने के मैं अपने गांव चला आता हूं और गांव घर में रहते हुए मैं काम कर लेता हूं। आप जैसे लोगों से, प्रतिभाशाली लोगों से मुलाकात हो जाती है। तो ये कोविड काल के बाद का जो समय है, जो वर्क फ्रॉम होम है, ऑनलाइन पढ़ाई है, ये सब जो चीज़ें चल रही हैं उसमें हमने भी इस तरह की छूट ली कि भाई अब झोले में लैपटॉप रखा और चल दिया, जहाँ गए अगर वहाँ नेटवर्क मिल रहा है तो वही भड़ास का ऑफिस शुरू, काम शुरू। आजकल आप जीव जंतु से ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, पहले भी करते थे इस समय आप, लेकिन अब हमारे इर्द गिर्द आस पड़ोस में अगर कोई जीव जंतु पशु पक्षी है और उसको हम कुछ मदद कर सकें, उसकी भूख मिटा सकें, उसको थोड़ा स्नेह दे सकें तो ये करना चाहिए। और अभी जैसा आपने देखा कि मेरे बगल में ही एक स्ट्रीट डॉग बीच ने जो है 7 बच्चे दिए हुए हैं। तो वो एक वृद्ध कुतिया है, तो मैंने जानकारी मिलते ही तुरंत जो है उनको कभी अंडा और रोटी खिलाता हूँ, कभी पार्ले जी में पानी मिला के और रोटी मिला के देता हूँ। अभी दूध हम लोग आज ले आके उसको खिलाए। तो अब वो जो चूँकि एक स्ट्रीट डॉग है तो उनके साथ बच्चे हैं, तो वो कहाँ खाना खोजेगी? वो जब तक बच्चों की आँख नहीं खुल रहे हैं वो कुतिया वहाँ से हट नहीं रही है। तो उसको अगर हमारे निमित्त उसका पेट भर जाए इस मुश्किल समय में, जब वो अपने बच्चों की आंख खोल रही है और ममता से लबरेज है मातृत्व से, तो ये मेरा सौभाग्य होगा कि ईश्वर ने मुझे एक मौका दिया, ऊपर वाले ने एक शिष्य ने। अच्छा सर, आपने भड़ास पे लगातार जैसे सरकार की कमियों को, आप पूर्व की भी सरकारों की, समय की सरकार की कमियों को आप उजागर करते रहते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता है सरकारों से? एक बार जेल तो जा चुका हूँ। अच्छा। वो सब मीडिया के लोगों ने भिजवाया था। तो अब की अगर सरकार भी जेल भिजवा दे तो ठीक है, दूसरी बार जेल यात्रा कर पाएंगे। भाई आप जिस दिन डरना बंद कर देते हैं उस दिन मुझे लगता है कि आप एक सहज मनुष्य बन पाते हैं। भय जो होता है, भय जो होता है वो आपके बहुत सारी समस्याओं का कारण होता है। वो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में रोकता है, वो आपको हमेशा एक कॉम्प्लेक्स में रखेगा, एक मनोविकार में रखेगा, एक हीन भावना से ग्रस्त रखेगा। किसी किस्म का भय जो है जीवन में नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है। और हम तो पत्रकारिता कर रहे हैं, कोई अपराध कर नहीं रहे हैं। हम तो कोशिश करते हैं कि भाई जिनकी आवाज़ कहीं नहीं उठ रही है उस आवाज़ को उठाएं। जिस खबर को लोग नहीं छाप रहे हैं वो खबर हमारे प्लेटफॉर्म पर अगर आती है तो पब्लिश हो जाए। और जिस मीडिया इंडस्ट्री के बारे में कहीं कोई रिपोर्ट नहीं करता है, उस इंडस्ट्री की सूचना अगर कोई आती है हमारे यहाँ तो उसको हम रिपोर्ट कर सकें। तो मैं तो एक बहुत सहज काम करता हूं, जो कि लोकतंत्र में मेरा अधिकार है। मैं ऐसा कोई काम ही नहीं कर रहा हूं कि जिससे मुझे डरने की जरूरत पड़े। वाह, क्या बात। सर, जैसे आपके ऊपर कितने मुकदमे अब तक दर्ज हैं? मैं गिनती नहीं कर रहा था, लेकिन लास्ट जो गिनती थी कुछ साल पहले तक 50-60 थे। और उसमें बहुत सारे लीगल नोटिस आते रहते हैं, केस चलते रहते हैं। कोरोना काल में थोड़ा स्लो हो गया है मामला, तो वो ठीक है, चलता रहता है। और हमारे ये, आपने राजनीति को पूर्व छात्र संघ में भी आपने बताया भी, तो आज की राजनीति और पूर्व की राजनीति में क्या कुछ बदलाव आपको अंतर नजर आता है? देखिए, समय हमेशा बदलता रहता है, वक्त कभी रुकता नहीं है और कभी भी कोई चीज़ कांस्टेंट एक जैसी नहीं रही है। तो चीज़ें समय के साथ या तो खराब होती हैं या अच्छी होती हैं। तो अभी हम जिस फेज में जा रहे हैं राजनीति के, वो फेज बहुत अच्छा नहीं है। उस फेज में जनता की तकलीफें बढ़ रही हैं और जो सरकारी लूट है, सरकारी जो दिखावा है, सरकारी जो झूठ है, वो बढ़ता जा रहा है। तो हम तो नहीं कहेंगे कि मैंने जो है कोई अच्छी किस्म की राजनीति दिख रही है। आज के सर अंतिम सवाल अब आपसे यही है मेरा कि राजनीतिक व्यक्ति में सबसे ताकतवर आप इस समय किसको मानते हैं, योगी को या मोदी को?
ये सवाल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन देखिए चूंकि मोदी जी पीएम हैं और योगी जी सीएम हैं, तो दिख रहा है कि मोदी जी ताकतवर हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भविष्य के जो पीएम हैं बीजेपी के, वो योगी जी हैं। तो एक तरह से आने वाला जो ताकतवर शख्स जो बनेगा वो योगी जी हो सकते हैं। ये तब है जब बीजेपी दोबारा जीते, सत्ता में आए, दोबारा या तिबारा हो सकता है आपकी जो चुनाव हो उसमें फिर मोदी जी पीएम बन जाए, या अगर वो 70 पार वाला फार्मूला अपनाया गया तो अमित शाह उसके राइवल हैं, अमित शाह पीएम की दावेदारी कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा खेमा जो योगी समर्थक है और योगी का माने भक्त है, वो कहता है कि योगी जी ही अगले पीएम बने तो देश में सुधार होगा। तो अभी तो ताकतवर नो डाउट मोदी जी हैं, लेकिन एक तरह से पीएम इन वेटिंग लोग कहते हैं योगी जी को। तो ये भी मैंने सबसे बड़े स्टेट के सीएम भी हैं, ताकत इनकी बढ़ रही है योगी जी कह सकते हैं। तो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा और 2022 का जो विधानसभा का चुनाव होगा, इसको किस परिवेश में आप देख रहे हैं? क्या बदलाव आपको नजर आए? आप अपने हिसाब से बताइए। मुझे तो बदलाव नहीं दिखता है। मुझे लग रहा है कि वैसे ही जनता तमाम तकलीफों मुश्किलों के बाद भी जो है भक्त बनी हुई है और योगी मोदी को वोट करेगी। और विपक्ष बिखरा हुआ है, विपक्ष की पॉलिटिक्स बड़े ही पुराने ढांचे में है, वही कास्टिस्ट पॉलिटिक्स है, अपने अपने जातियों के वोट में और अपने अपने पुराने तौर तरीकों के आधार पर चल रहे हैं लोग। तो जो प्रकृति का नियम है कि जैसे कांग्रेस आज़ादी के बाद सरकार में लगातार कई दशकों तक रही, तो बीजेपी वाले आए हैं, संघ वाले आए हैं, इनका भी अभी 10-15-20-25 साल इनको मतलब मान के चलिए कि इनका दौर होगा। और अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ बुरा नहीं किया जनता का, जनता एकदम लाठी उठा ले, तो ये चलेंगे अभी जो है। क्योंकि इनकी जो पॉलिटिक्स है ना, वो विभाजन वाली पॉलिटिक्स है, धर्म के आधार पर है। आप हिंदू मुस्लिम कर दो, जो है पोलराइज कर दो, तो इसमें क्या है, पूरा हिंदू आपको वोट कर देगा, भूल जाएगा महंगाई, चिकित्सा, तमाम जो जिनके आधार पे जिनके आधार पे सरकार का आकलन करना चाहिए वो सब आप भूल जाओगे। विनिवेश हुआ, सब कुछ आप बेचे जा रहे हो, प्राइवेट सेक्टर को जो है सब कुछ महंगा कर रहे हो, रेल यात्रा से लेकर सारा कुछ जो है आपने नष्ट कर दिया। लेकिन साहब इस पर बात नहीं कर रही है, बात तो हिंदू हमको मुसलमानों को ठीक करना है। तो एक हवा में हमने दुश्मन क्रिएट कर दिया है, उसके नाम पर जनता को पोलराइज कर लेते हैं। तो ऐसी पॉलिटिक्स के बारे को लोग पसंद कर रहे हैं, लोग वोट कर रहे हैं। तो हमारी जनता की चेतना की भी मतलब कमजोरी है कि हमने उसको 60-70 साल में 80 साल में आज़ादी के जनता को इस कदर ऐसा नहीं बना पाए हम कि वो एक डेमोक्रेसी को समझ सके अन्य देशों की तरह जैसे, और डेमोक्रेटिक माइंड से डेवलप कर सके, कि वो समझ सके कि हमें सरकार का आकलन किन मुद्दों पे करना चाहिए, सरकार से क्या सवाल करना चाहिए, हमारा क्या राइट है। कुछ नहीं साहब, अभी तो जो स्थिति है मैं देख रहा हूँ, ज़्यादातर जो सवर्ण घरों के लोग हैं, या ज़्यादातर लोग जो हैं, अब उसमें तमाम अवर्ण भी हैं, जो पिछड़ी जात के हैं, दलित भी हैं, वो लोग भी लगातार जो है मतलब सरकार की जय करते हैं, वो कहते हैं बिल्कुल जो है सही सरकार है। तो ऐसे में क्या किया जाए? धन्यवाद, आज आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा। चलिए, आप अपने गृह जनपद में आए, आपसे बात करके अच्छा लगा मुझे। धन्यवाद उमेश श्रीवास्तव जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा।